बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान, सीनियर साइंटिस्ट। आज की इस वीडियो में रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा दान की बहुत ही अहम बीमारी, जिसको बूरे धब्बों वाली बीमारी कहते हैं। ये बीमारी तकरीबन दान के सभी इलाकों में पाई जाती है, खासकर वो इलाके जहां पे पानी की कमी होती है। अगर पानी की कमी होगी तो ये बीमारी जो है इसका फैलाव ज्यादा होता है। इस बीमारी को कहते हैं इंग्लिश में ब्राउन स्पॉटाफ्राइस, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म यानी जो जरासीम है वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसकी वजह से ये जो फंगस है ये बीमारी चलती है और पत्तों पे, दानों पे, हर जगह पौधे, पूरे पौधे पे ये बुरे धब्बे छोड़ देती है। ये जो बीमारी है, अमूमन जो बीमारियां होती हैं वो तीन तरह के हम डिवाइड करते हैं। नंबर वन, जो सीड से चले, बी से चलने वाली बीमारियां सीड बार्न, फिर एयर से चलने वाली होती हैं, और साइल बार्न सीड, जमीन से चलने वाली। मेन सोर्स उनका ये होता है, वैसे दूसरे मोड भी होते हैं उनके ट्रांसमिशन के, फैलने के। तो इस बीमारी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो बीज है। ये बीज से चलती है, फिर आगे दूसरे तरीकों से आगे ट्रांसमिट होती रहती है। तो ये जो बीमारी है किन हालात में होती है, हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कब ये इसका जरसूमा एक्टिव होगा और कब ये बीमारी फैलेगी। तो सबसे पहले आता है वेदर का, कि जब हमारी ह्यूमिडिटी जो है, हवा में नमी का तनासब 86 टू 100% हो जाए और टेम्परेचर हमारा 16 से 36, यानी आप देख लें कि जो हमारा अगस्त का मौसम बनता है, तकरीबन जब बारिशें शुरू हो जाती हैं अगस्त में, तो ये बड़ा फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं इस बीमारी के जरसूमे को फैलने में। जसूमा मौजूद है, फिर आगे उसने फैलना, मल्टीप्लाई होना है। जरासीम मौजूद है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए उसके ये तो ये वेदर चाहिए, जो इसको अगस्त के महीने में तकरीबन मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसके साथ साथ, वेदर के साथ सॉइल की है, कि जमीन की कंडीशन कैसी होगी। नंबर एक, जैसे अभी आपको बताया कि अगर ड्राई है, पानी खड़ा नहीं है, जमीन को सोका लग रहा है मूंजी को, तो वहां इसके फैलने के चांसेस ज्यादा है। फिर वो जमीनें जिनमें पोटाश की डेफिशिएंसी होगी, पोटाश की कमी होगी, अमूमन जैसे हम यूरिया की तो बहुत डालते हैं, लेकिन पोटाश की खाद नहीं डालते, उस जमीन में भी ज्यादा होगी। फिर वो जमीनें जहां पहले बीमारी आ चुकी है और उसके जरासीम पहले से मौजूद है, तो उस जमीन में भी ये बीमारी ज्यादा होगी। तो पत्ते की कंडीशन कैसी होगी जब उस पे बीमारी का जसूमा फैलेगा? तो वो है नमी वाला पत्ता, गिल्ला पत्ता जिसे कहते हैं। जो बारिश में जब रात को ओस पड़ती, ज्यादा ओस होगी, जहां पे फसल बारी होगी, पत्ते ओवरलैप करेंगे, वहां पे नमी ज्यादा देर रहेगी, तो वहां पे ये बीमारी ज्यादा फैलती है। तीन तरह के अगर कंडीशन हो तो ये बीमारी का जसूमा बहुत तेजी से फैलता है। जब ये जसूमा फैलता है तो ये पत्ते के, हमें पता होना चाहिए कि हमारे खेत के, सॉरी, पौधे के किस किस हिस्से को ये बीमारी हमला होती है। तो ये बीमारी सबसे पहले तो सीड से, जो हमारा अभी छोटा सा शगुफा निकलता है, जब वो स्प्रोटिंग स्टार्ट होती है, उसको भी स्टार्ट में ही इफेक्ट करती है। अगर बीज पे ज्यादा होगी तो उसी को मार देगी। फिर जब मौसम हालात ठीक होंगे, पौधा बड़ा हो गया, तो पत्तों पे फैलेगी। फिर पत्तों के बाद जो पत्ते ने जो गिलाफ लिपटा हुआ है शाख के इर्द गिर्द, उस पे आ जाएगी। फिर उससे होती होती हुई पत्तों पे पहुंची, पत्तों से फिर ये आगे जो हमारे पेनिकल हैं, मिंजरे हैं, मिंजर के ऊपर पे होगी। फिर वो ग्लूम कहते हैं, जो लेमा और पैलिया जो मिल के, जिसको हम तो कहते हैं पंजाबी में, उसके ऊपर आ जाती है। फिर हमारे जो पूरे का पूरा स्पाइकलेट जो बना हुआ है उस पर चली गई। तो आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि वो शक्ल, तस्वीर, क्या हालात हो जाते हैं जब इसकी स्वीरिटी हो। तो फसल को देखने को दिल नहीं करता, पत्ते डैमेज हो गए, पत्ते इफेक्ट जो खुराक तैयार करते पौधे के लिए, जब पत्ते ही बीमार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खुराक नहीं तैयार होगी, तो हमारी पैदावार इफेक्ट होगी। पत्तों पर ये इतनी फैल जाती है कि तस्वीरों में देखेंगे बाल का तो आधे से ज्यादा पत्ता ही ये मार देती है, किल कर दिया, ब्राउन कर दिया, सब्ज ही नहीं रहा पत्ता, तो वो खुराक कैसे तैयार करेगा? तो पैदावार हमारी इफेक्ट होती है। फिर ग्रेन पे आ जाती है, तो ग्रेन को हम अमूमन कहते हैं जी डिसकलर हो गए हैं। अब मंडी में लेके जाएंगी, किसी आड़तीये के पास, किसी मिल वाले के पास,
वो भी ऐसे दाने देखेगा, ऊपर काले काले धब्बे हैं, ब्राउन धब्बे हैं, तो वो कहेगा ये तो कलर खूबसूरत नहीं है, तो आपको रेट कम मिलेगा। तो इस बीमारी के बहुत से नुकसान हैं। तो मेजर सोर्स क्या है इसके, जैसे आपको बताया सीड है, सॉयल है, पिछले साल के जो पौधे इन्फेक्टेड थे खेत में पड़े हुए वो हैं, कुछ जड़ी बूटियों पे इसका जरसूमे पड़े हुए खेत में जड़ी बूटियां हो तो वो भी इसकी ये इसके काज बनते हैं। तो ये किस स्टेज पे हमला करती है, तो ये तमाम स्टेजेस पे, जैसे बताया ना कोलियोप्टोर से शुरू हो जाती है, जब इसको फेवरेबल वेदर मिलता है तो ये बीमारी जो है पौधे पे हमला कर देती है। लेकिन ज्यादा इसका जो चांस है वो होता है जब पौधा शाखें बनाता है, 30-35 दिन की शाखें 10-12 बन गई हैं, शाखों से भी आगे बढ़ोतरी तक इसकी मेन जो स्टेज है वो ये है कि जब क्रॉप 35-40 दिन की हो गई उससे लेकर दाना बनने तक ये ज्यादा डैमेज करती है। अब ये मैंने आपको तस्वीरें रखी हुई हैं पत्तों की मुख्तलिफ डैमेजिंग की, कि आप जीरो पे देखेंगे कि कोई स्पॉट नहीं है, फिर नंबरिंग की हुई है कैसे कैसे उसकी सिवियरिटी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे जब नंबर 1 हो गया, फिर 2, 3, 9 नंबर तक बिल्कुल आप देखेंगे पत्ते पूरे का पूरे पत्ते का सत्यानाश कर दिया। ऐसे फिर अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए पूरे का पूरा पत्ता डैमेज कर देती है, और आगे हम दिखाते हैं फिर 100% हमारा जील्ड का लॉस हो जाता है। तो जिस स्टेज पे आती है पत्तों में नमीदार होती है, उस स्टेज में ही दाने में दाने बार रहे होते हैं, दाने में खुराक पत्तों से आती है। जब पत्ते में खुराक नहीं बनेगी, दाने में नहीं आएगी, दाने श्रिवल्ड या उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरे भाइयों हमने इस स्टेज तक नहीं जाने देना, हमने जीरो पे ध्यान रखना है। जो ही 1 वाली स्टेज आए, आगे हम आपको दिखाते हैं तफसील से, जो ही निशानात ये 1 स्टेज वाली या 2 वाली पे आ जाए तो हमें फौरी तौर पर इसका तदारक करना चाहिए। कौन से फंजीसाइड करने हैं आगे हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये भी छोटे धब्बे हैं, फिर बड़े धब्बे होते हैं। धब्बे जो हैं ये आपस में मिल जाते हैं, मिलकर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, जैसे इस स्टेज में देख रहे हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे, फिर पूरे पत्ते पे धब्बे फैल जाते हैं और पूरे पत्ते का सत्यानाश कर देते हैं। तो ये जब ग्रेन फिलिंग के बाद मेच्योरिटी की तरफ जाएं तो दानों पे आप ये देखें, ऐसे दानों पे भी ये आ जाती है। और बीमारी खेत में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे आपको झुलसा हुआ खेत नजर आएगा, सारे के सारे पत्ते जो ऊपर से खराब है। स्पेशली वो जमीनें जहाँ पे कराठापन हो या पोटाश की कमी हो, तो वो ऑलरेडी कमजोर जमीन होती है, कमजोर पौधा, तो वहां पे इसका हमला बहुत ज्यादा होता है। ये हमने थोड़ा सा व्यू दिखाया आपको कि इसी एक जो स्पॉट है इसको अगर बड़ा करके ये देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, आपको ऐसे नजर आएगा कि पत्ते का वो हिस्सा इसने तबाह कर दिया है। उस पत्ते में जो छोटी छोटी कुदरत ने फैक्ट्रियां बनाई हुई थी खुराक तैयार करने वाली, वो सारी फैक्ट्रियां तबाह हो गई। जब फैक्ट्री तबाह हो गई तो वहां कुछ पैदा नहीं होगा, तो पौधे को दाने को क्या जाएगा। जब ये कंडीशन ऊपर ऐसे स्यूरिटी तक जाएगी तो आप देखेंगे लॉसेज हैं मुख्तलफ, जो साइंटिस्ट वर्ल्ड में जिन्होंने सर्वे किया देखा, तो ये गूज एटल ने 1960 में मोर देन 90% तक इसका लॉस देखा। आगे हम देखते हैं कि बंगाल में भी एक दफा कहत साली हो गई थी इस बीमारी की वजह से ही, इतना लॉस हो गया था। अगर इसको प्रॉपर कंट्रोल ना करें, बहुत ज्यादा फैल जाए वसी और इस इलाके में, तो ये पूरी की पूरी तबाही कर देती है। तो इस बीमारी को मामूली नहीं समझना, फौरी इसका तदारक करना, ये बड़ी सीवियर है, बड़ा ज्यादा आपका नुकसान कर सकती है। ये देखें, जब इसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको सारे के सारे ये मिंजर वाले ये देखें पत्ते ऐसे नजर आएंगे, और पत्तों के बाद फिर दाने ऐसे हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो जाती है। तो मेल और फीमेल का जो पार्ट होता है दाने के अंदर, उसको मिलाप नहीं करने देती। मिलाप नहीं होगा तो स्टेराइल ग्रेन, अनफिल्ड ग्रेन होगा, और वो सारे का सारा, क्योंकि उस पर बीमारी का हमला था, आपको काला नजर आएगा। जो सेंटर वाइज तस्वीर देखें, ये पूरे का पूरी मिंजर जो पेनिकल है, इसमें दाने नहीं बनने दिए इस बीमारी ने। और अब जब दाने नहीं भरे तो वो जो फंगस है अब आपको ऊपर क्लियरली नजर आ रही है कि ये सारे के सारे काले हो गए तो पत्तल, और सारे के सारा ऊपर आपको फंगस नजर आएगी जो तबाही का ला देती है। तो ये तबाही जो है ये मोर देन 90% यानी 100% तक क्रॉप के लॉस की तरफ चली जाती है। तो इस बीमारी के बड़े बड़े नुकसान क्या हैं कि ये सीडलिंग की, जब आप स्टार्ट में बताया कि अगर पत्ते पौधे दाने पर होती है, दाने को हम सीड ट्रीटमेंट ना करें तो उससे जो अगर ज्यादा होगी, जो ही उससे शगुफा निकलेगा उस शगुफे को मार देती है। कितने परसेंट तक? तकरीबन 58%, यानी आधे आपके शगुफे मर सकते हैं इस बीमारी की वजह से ही। जब जो ही जर्मिनेट करेगा सीड तो आपको पौधे ही काम मिलेंगे पनीरी बीजने के लिए। फिर ये ग्रेन जो होते हैं पेनिकल के ऊपर, जैसे पीछे दिखाया, उनको इफेक्ट कर देती है।
जब वो पत्तों में खुराक पूरी नहीं पैदा होगी, दाने को नहीं जाएगी, तो दाने का वेट कम हो जाएगा, क्वालिटी भी लॉस हो जाएगी, क्वांटिटी भी लॉस हो जाएगी, यानी पैदावार वजन भी कम होगा और डिसकलर हो जाएगी, तो वो क्वालिटी भी खराब हो गई। या गोल्डन कलर के दाने खूबसूरत लगते हैं, रेट अच्छा मिलता है, जब डिसकलर हो गए तो आपको नुकसान होगा। तो अमूमन जो इसका नुकसान है 5% से लेकर 45% तक ये हमारे पाकिस्तान में भी ये काज कर देती है लॉस। तो हमें इसको ध्यान देना चाहिए। 1943 में बंगाल में कहत साली हुई थी इस बीमारी की वजह से, कि इस बीमारी का उनके पास कोई दवाई मौजूद नहीं थी, ये इतनी ज्यादा फैली 1943 में कि पूरे के पूरे बंगाल की फसल इसने तबाह कर दी थी, और उस साल उनको खाने के लिए कुछ ना मिला। तो किसान भाइयों, अब हम आते हैं इसके कंट्रोल और एहतियातों की तरफ, कि कौन सी एहतियातें करनी चाहिए कि बीमारी हमारे खेत में फैले ही ना। तो उसमें सबसे पहले है बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कि हमें पोटाश भी इस्तेमाल करनी चाहिए, फास्फोरस भी, नाइट्रोजन भी, और इसके साथ जो अगर कमी है तो जिंक भी हमें डालना चाहिए। हम उम्र यूरिया की तरफ तवज्जो देते हैं। यूरिया फसल का जिस्म बनाता है, जब उसमें पोटाश नहीं होगा बीमारी का हमला होकर नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरी इकोनॉमिकल मैनेजमेंट जो है, कि हमें वैरायटी वो लेनी चाहिए जिसपे इस बीमारी का हमला कम हो। ठीक है जी। तीसरी क्या है कि हमें सीड जो है ऐसी क्रॉप से लिया हुआ हो उस पे इस बीमारी का हमला ना हो। सीड को देखने से पता चल जाएगा। अगर सीड के ऊपर जो उसका कवर है, लेमापेलिया या जिसको तो कहते हैं, हस्क कहते हैं, उसके ऊपर ही अगर आपको ब्राउन कलर के धब्बे नजर आए तो वो सीड कभी यूज ना करें। उसी में जसूमे हैं बीमारी के, तो वो आगे जरूर आपके खेत में फैलेंगे। फिर अगर मुश्किल बमोरे मजबूरी है कि कहीं कहीं को दाग है, तो फिर उसको सीड ट्रीट जरूर कर लें, यानी दवाई को बीज लगाकर हम पनीरी बीजें। तो सबसे पहले फंजेसाइड के साथ करें। ठीक है जी। फंजेसाइड नहीं अवेलेबल या कोई मसला है तो या फंजेसाइड भी कर लें और हार्ड वाटर ट्रीटमेंट कर लें। तो ये सस्ता सा है कि गर्म पानी करें 54-55 डिग्री सेल्सियस पे, यानी उबलने से पहले पानी जो गर्म होता है ना, उस पानी में गर्म करके 10 से 12 मिनट जो है ना, इस बीज को उसमें डबो दें। ठीक है जी। तो उससे भी ये जरसूमा जो है मर जाता है। ये थी एहतियातें। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जहरों की, ये एक एहतियातें थी जो अब तक आपने करनी थी, जो वक्त गुजर चुका है। अब जो स्टेज है, अगर आप वो एहतियातें नहीं कर सके और खेत में बीमारी आ गई है, आपके पत्तों पे निशान नजर आ रहे हैं, रोजाना अपने दूसरे दिन या हफ्ते में 2 दफा जरूर अपने खेतों में जाएं और पत्तों को देखें। अगर पत्ता आपका सरसब्ज है, बिल्कुल कोई दवाई का स्प्रे ना करें, किसी के कहने पे ना करें। अगर पत्ते पे निशान हैं तो मिंजर पे, दानों पे आएंगे। अगर आपका पत्ता बिल्कुल प्लेन, जैसे ऊपर मैंने दिखाया नंबर 1 की तरह है, सरसब्ज है, उस पर कोई निशान नहीं है, तो आपकी मूंजी को, आपकी फसल को किसी जहर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल खर्चा ना करें। आप खर्चा भी करेंगे, अगर आपने ज्यादा कर दिया तो उसके नुकसान भी एक्सपोर्ट में आते हैं, बाद में हमें प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आगे मैं बताता हूँ कि स्प्रे भी कब करना है। ये नहीं कि जब मर्जी कर दे, 8 दिन बाद अपने फसल काटने वाली स्प्रे कर दे, तो दो नुकसान करेंगे, अपना भी करेंगे और एक्सपोर्ट का भी करेंगे। आगे मैं बताता हूँ कब स्प्रे करना है इन जहरों का, उस वक्त आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बेहतरीन जो है इसमें थायोफनेट है, डाइफिनोकोनाजोल है जिसको हम स्कोर कहते हैं, वो भी इसको कंट्रोल कर देती है। फिर ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबन प्लस टेबोकोनाजोल है जिसको आम जबान में हम नटीवो कहते हैं, ये भी इस बीमारी को कंट्रोल कर लेती है। फिर डाइफिनोकोनाजोल है प्लस अजाक्सिस्ट्रोबन है, ये इजी डॉक्स है, मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान में बड़ी आसानी से, ये भी इसको कंट्रोल कर लेती है। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड है कुछ, वो भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं। कार्बेंडाजम है, ये भी इसको कंट्रोल कर लेती है। तो जो भी दवाई आपको मिले उसको करना है, अच्छे तरीके से करना है, पूरे खेत में करना है। और पानी कितना लगाना है ये बहुत जरूरी, पिछली मैं वीडियोज में भी बता चुका हूं कि 100 से 120 लीटर पानी के तमाम पौधे को कम से कम, बल्कि हम इसके लिए तो कहते हैं कि 20 से अच्छा कम 150 लीटर तक पानी खेत में लगा दें, कि पूरे का पूरे पौधे को अच्छी तरह नहला दें स्प्रे के साथ। अब स्प्रे करना कब है, ये नहीं जब मर्जी कर दें। दानों पे निशान नजर आ रहे हैं तो गोब की हालत में, गोब से लेकर फूल निकलना अभी शुरू हुआ या नहीं हुआ उस दौरान, उन दिनों में, वो जो हफ्ता 10 दिन का आपके पास पीरियड है, एक स्प्रे उस वक्त कर देना है। जब पत्ते नए निकलने बंद हो गए, गोब की आपको पहचान है, नया पत्ता नहीं आ रहा, मिंजर बनना शुरू हो गई है, उस स्टेज पे एक स्प्रे करना है, ऊपर बताए गए जहरों में से कोई एक, 120 या 150 लीटर पानी में मिलाकर एक स्प्रे कर दिया। दूसरा स्प्रे फिर रिपीट करना है, कब करना है, जब पूरे के पूरे पौधे के मिंजरे निकल आए, पूरे खेत में आपको मिंजरे नजर आ रही हैं, मिंजरे निकल आई हैं,
उस वक्त जब मिंजरे अभी निकल रही है, उसको खेत में नहीं जाना, क्योंकि आपके जाने से उसका जो पोलन का है, जो बूर है, वो झड़ जाएगा, उससे भी अनफर्टिलिटी आती है। इसलिए वेट करना है या पूरे का पूरी मिंजर बाहर निकल आए, पूरे खेत में आपकी मिंजरें निकल आई हैं, एक स्प्रे आपने उस वक्त रिपीट करना है। तो इंशाल्लाह आपको ये बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बेहतर है एक दवाई पहले करें तो दोबारा जो जहर स्प्रे करें वो दवाई को बदल के करें। ठीक है जी। एक जो दवाई पहले कर ली है ना, जो मिंजर निकलने से पहले, अब मिंजर निकलने के बाद उस दवाई को ना करें, बल्कि दवाई को बदल के करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसमें जरसूमे में भी, जरासीम में भी रेजिस्टेंस नहीं आती। ठीक है जी। कुछ हर्बिसाइड प्रोहिबिटेड है, उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ये देखें जरा। ये वो हैं कि जिनका रेजिड्यू का इफेक्ट जो होता है ग्रेन में आता है। तो इनमें ट्राईसाइक्लाजोल स्पेशली एक निशानी रखें कि जिनमें ट्राईसाइक्लाजोल वाला जहर हो, वो फंजीसाइड हमने बिल्कुल स्प्रे नहीं करते। कुछ सैंपलों में कार्बेंडाजिम भी आया है, लेकिन वो कम है, वो अगर लेट स्प्रे करें तो ये जहर जो है ट्राईसाइक्लाजोल वाले, ये मिंजर निकलने से पहले भी करें तो इनका इफेक्ट आ जाता है, इसलिए इन जहरों को स्प्रे नहीं करना। बकिया जो जहर हैं वो आपने कब करने हैं जैसे बता दिया है। तो इंशाल्लाह स्प्रे करें, अल्लाह से दुआ करें, आपकी फसल अच्छी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगे।